तो ये हमारा टेस्ट था, वीकली टेस्ट 4, कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो मेनली क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के थे, लेकिन लास्ट में कुछ क्वेश्चन पिछले चैप्टर्स के भी थे। तो ये हमारा फॉर्मेट रहेगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो जो उस वीक कराया होगा वो मेन क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन पिछले जो चैप्टर होंगे उसके भी एक एक दो दो क्वेश्चन हम जरूर डालते रहेंगे, ताकि तुम्हें ध्यान रहे कि क्या क्या चैप्टर है। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, in any code language Kumar is coded as this, then how is emotional code in that language? तो पहले तो टाइप सोचो कि कौन से टाइप का था। क्या ये डायरेक्ट कोडिंग है? नो सर। यस सर। सर डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट का मतलब ये था कि हमें के लिए एल यूज करना है, यू के लिए वी, इस तरीके का। और उसमें जो पूछा जाता है, जैसे इमोशनल में लेटर्स हैं वो कुमार में मैच नहीं कर रहा है आपस सेम। में, हाँ सर। ये डायरेक्ट कोडिंग का नहीं है। ओके सर। क्या है? दूसरा था आंसर कि दिया रहता है सर। हाँ, दूसरा ये था कि पोजीशन को नंबर यूज करना उसकी जरूरत नहीं है हमें। तो ये हमें लग रहा है लेटर टू लेटर कोडिंग वाला टाइप 3 है, यानी ये है ना। के यस बन सर। गया एल, यू बन गया वी। तो यानी यस सर। जब लेटर चेंज हो रहा है, रीअरेंजमेंट का भी नहीं है, तो हमें आइडेंटिफाई कर लेना है, यानी लेटर टू लेटर कोडिंग है। तो हमें इस तरीके से लिखना था, कुमार, यस सर, एक फॉर्मेट बन रहा है इसमें। उसके करस्पॉन्डिंग एल वी एन बी एस। इसी लॉजिक को यूज करके हमें बताना था कि इमोशनल को क्या लिखा जाएगा। तो ये आइडेंटिफाई करना तुम्हें एकदम जल्दी आना चाहिए कि अच्छा यानी ये इस तरीके से है। अब बताओ क्या लॉजिक है, के और एल, यू और वी, एम और एन, ए और बी, आर और एस। सर +1। +1 है, देखो सीधे। यू वी नेक्स्ट लेटर है, एम एन नेक्स्ट लेटर है, ए बी, आर एस। तो सिंपल क्या करना है, +1 कर देना है। तो ई से हो जाएगा एफ। तो देखो एफ देखते ही हमारे दो ऑप्शन तो चले गए, है ना। तो ये ऑप्शन भी ध्यान रखो ताकि जल्दी आंसर कर सको। m+1 हो जाएगा n, o+1 हो जाएगा p। क्या हम आंसर कर सकते हैं? एफ एन पी, एफ एन क्यू। हमारा क्या रहा है, एफ एन पी। यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? यस सर, मैंने भी सेम इसी तरह सॉल्व किया था। गुड। तो हम देखो साथ साथ ये भी चलेंगे टाइम कैसे बचाएं। तो हमें तीसरे पे ही मिल गया आंसर, तो हम बस वहीं पे रोक देंगे, आंसर दे दो। तो ऑप्शन जरूर देखते चलो। अब नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन 2। जापान इज कोडेड एज KCSES, देन व्हाट इज द कोड फॉर कैसल? तो यानी टाइप 1 डायरेक्ट कोडिंग भी नहीं है, टाइप 2 उनकी पोजीशन नंबर भी यूज करने की जरूरत नहीं है, यानी टाइप 3 ही है, लेटर टू लेटर कोडिंग। रीअरेंजिंग भी नहीं है इसमें, तो उसकी भी कोई जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि JAPAN है और कोड होने के बाद बन गया वो KCSES। तो इसमें भी हमें क्या करना है, जल्दी से लिख लो, जापान, और इसको बना दिया KCSES। आइडेंटिफाई करना है क्या लॉजिक होगा, और उसको यूज करते हुए हमें लिखना है कैसे। JK+1 सर। तो क्या लॉजिक है इसमें? JK JK+1, +1 AC, ABC +2 +2। +2 +2, गुड। PS, P +1 के बाद Q R +3। S, सॉरी सर, +3 सर। +3। A के बाद E, A के बाद B +4 C D E, +4। N के बाद S, +5 N O P +5। Q R S, +5। तो हमें लॉजिक समझ में आ गया, 1 2 3 4 5। यस सर। तो कैसल में 1 तो आ जाएगा D। ओ डी तो देखो सब में है, तो कोई हेल्प नहीं। देन मैंने भी तो सर हो इसी जाएगा, तरह बनाया था। गुड। S के बाद, S में +3, S T V। U B
टी यू के बाद वी, वी। तो डी सी वी, हाँ इसी पे आंसर मिल जाएगा। दिस इज अवर आंसर। डी सी तो सब में थे, वी इसी में था, दिस इज अवर। ठीक है, तो अगर टाइम है तो हम पूरा भी चेक करके देख सकते हैं। अगर शुरू में कर रहा हो तो पहले तो टाइम बचाना है, तो फिर हम 3 पे ही कर सकते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, देखो पेंटर इज कोडेड एज दिस, तो यह भी वही लॉजिक लग रहा है कि लेटर्स चेंज हो गए, लेटर टू लेटर कोडिंग है और लेटर्स हमें चेंज है, तो जब भी चेंज होते हैं यानी उसमें कुछ ना कुछ प्लस माइनस ऐसी कुछ हुआ है। तो लिख लेते हैं पेंटर, पेंटर क्या बन गया कोड होके, एन सी जी पी आर जी पी। देखो इसमें एक पहचान ये भी कि हमेशा दोनों नंबर ऑफ लेटर्स बराबर होंगे, तभी आप इस लॉजिक से लगा सकते हो। नाउ रीजन, रीजन करना है तो पी और एन, पेंटर, माइनस हो रहा है सर सर। माइनस हाँ एम एन ओ पी, तो कितना माइनस हो थ्री, रहा है, -3। 2। सॉरी सर, 2, 2 2। एम एन ओ पी, पी से एन जा रहा है 2, ए से सी अब इंक्रीज हो रहा है, ए बी सी +2 +2। प्लस 2, तो कुछ पैटर्न सा दिख रहा है, -2 +2। यस सर, इसी तरह आगे होगा। क्या है, जी एच आई -2, एम एन ओ पी +2, तो ये पैटर्न हमें दिख रहा है क्या है, -2 +2, तो पहले माइनस से शुरू करना है देन प्लस करना है। तो आर -2 पी पी, तो पी तो सभी में है, कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा। ई +2 जी जी, पी जी, पी जी एक ऑप्शन गया अभी। देन ए -2, ए को -2 कैसे करोगे, क्या आएगा, वाई 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 आएगा सर। पोजीशन। वाई, गुड। तो हम यानी यस सर। एक्स वाई जेड ये सीरीज और फिर ए बी सी ऐसे मान लेंगे, तो ए से -2 का मतलब वाई, तो पी जी वाई तो सभी में है, यानी हमें और आगे जाना पड़ेगा। 2 एस टी यू, तो ये ऑप्शन भी गया लेकिन अभी भी है। -2 एम एम, ये तो यहाँ लिखा हुआ भी था, ओ से -2 क्या हो जाएगा एम, तो दिस इज अवर आंसर ऑप्शन बेटा, सी। ऑप्शन सी। यस सर। तो हो सकता है कभी कभी हमें लास्ट तक करना पड़ जाए, तो कोई बात नहीं। मुझे 4 सर समझ में ही नहीं आया। ओह, नेशनल इज रिटेन एज, नेशनल को कैसे लिखा है हमने, देन जयपुर इज रिटेन एज, तो वही इसी पैटर्न पे लग रहा है। यस। तो नेशनल, एम जी। ए टी आई ओ एन ए एल, नेशनल ये भी बिकम्स आसान है। एम जेड जी, सब एक ही पैटर्न पर है चारों, आर एल एम जेड ओ, तो इसी को आइडेंटिफाई करके आपको बताना था, लॉजिक सेम रख के कि जो कोडिंग रूल यूज किया है, तो जयपुर को कैसे कोड करेंगे। एन एम में क्या रिलेशन है, -1। -1 एम एन, ए और जेड, -25। माइनस ए सॉरी सॉरी सर, 1 2 1। सॉरी। -1 हो सकता है और प्लस करते तो 25 हो सकता था, तो यहाँ हमें यस सर। माइनस दिख रहा है तो हम माइनस वाले रिलेशन को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। टी और जी, एक मिनट,
देखो n-1 फिर से यहाँ दिख रहा है, a-1 दिख रहा है। ओके, t और g में क्या रिलेशन है? तो इसीलिए मेरा नहीं बना सर, मैंने इसी तरह करा बट समझ में नहीं आया कोई क्या बात करूं। नहीं। तो अभी देखो जो लॉजिक समझ में आ रहा है पहले उसी को लगा के देखते हैं। जरूरी नहीं कि हमारा एक ही बार में हम लॉजिक लगे और फिट बैठ जाए। तो पहले ये देखो कि इसमें क्या रिलेशन आ रही है। लगा के देखो पहले, नहीं बन रहा कुछ? नहीं, कुछ तो होगा। टी और जी में क्या रिलेशन है? अगर देखो कभी ऐसा कंफ्यूजन हो कि हम लेटर को क्या कर पा रहा है, डायरेक्ट नहीं रिलेट कर पा रहे, है ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम डायरेक्ट नहीं रिलेट कर पा रहे, तो इनके नंबर्स लिख लो। जैसे ही आप नंबर में कन्वर्ट करोगे एकदम आपकी समझ में आ जाएगा। तो फॉरवर्ड पोजीशन तुम मुझे बताओ एन की क्या होगी और एम की क्या होगी। फिर ए की तो जैसे 1 है, जेड की 26 होती है, ये A1 है, ये 26 है। एन की कितनी होती है? सर 14। गुड, 14। और एम की, एम उससे पहले आता है तो 13। 13। ठीक है। टी की क्या होती है? टी का हमें पता था, टी तो उसी में आता है डायरेक्ट। कैसे निकाल लेंगे? या तो एक साथ सबकी लिख लो, अगर ऐसे लिखाना चाह रहा हो तो फिर शॉर्टकट से 5 10 20। 15 20। 25, तो टी हो जाता है 20। जी, जी का आता है ई 7। एफ जी 7। आई, आई जे, 9। आई जे से पहले 9। आर ओ पी 9। क्यू 18। आर 18। ओ है ये 15 15। है। एल जे 12। के एल 12, एल 12 और ओ 15। अब देखो अगर -1 वाला लॉजिक करे तो नहीं है फिर ये -1, -13, -9, अब तो कुछ और बनने लगा। कहीं प्लस भी हो रहा है कहीं माइनस, मतलब रैंडम हो गया अब ये। तो ये लॉजिक नहीं होगा, अब कुछ और सोचो फिर। नंबर्स को देखो, क्या नंबर के बीच में कोई रिलेशन है? सर कॉन्सोनेंट वॉवेल हो रहा है। नो सर ये भी कॉन्सोनेंट नहीं है। नहीं। नो सर। देखो नहीं इनकी नहीं ये भी पोजीशन नहीं। देखो, इधर है 14 तो इधर क्या आ गया 13। यहाँ है 1 तो ये क्या हो गया 26। ये है 20 तो ये हो गया 7। क्या कोई रिलेशन बन रही है इन तीनों में? कुछ कॉमन है? सर 14 - 1 13। हम्म, नहीं माइनस तो है नहीं ना, 1 तो + 20 और 7। 26। हाँ देखो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। इसमें देखो सबका सम क्या है 27। सारे जो भी लेटर्स लिखे हैं उनका सम देखो क्या है 27। यस सर। और एक चीज हमने डिस्कस की थी, अगर सम इज इक्वल टू 27 है इसका क्या मतलब है? लेटर की पोजीशंस का अगर सम 27 है इसका तो मतलब सर क्या है? बैकवर्ड है, बैकवर्ड। यानी जैसे एन है, एन जिस पोजीशन पे फॉरवर्ड में है एम उसी पोजीशन में उसके बैकवर्ड में है। जैसे ए फॉरवर्ड पोजीशन में पहले नंबर पर है, जेड बैकवर्ड पोजीशन में पहले नंबर पर है, टी फॉरवर्ड पोजीशन में 20वें नंबर पर है, जी
बैकवर्ड पोजीशन में भी 20वें नंबर, यानी जिन दो का सम अगर 27 होता है, इसका मतलब वो लोग फॉरवर्ड या बैकवर्ड में आपस में पोजीशन शेयर करते हैं। तो यहाँ पर जो कोडिंग का रूल है, कोडिंग का रूल इस तरीके से है कि अगर जे लिखा है, जे का नंबर क्या है, ई जे, ये रहा 10, तो 10 के साथ हमें ऐसा लेटर लिखना है कि दोनों की पोजीशन का सम 27 आ जाए। यानी जे अगर फॉरवर्ड पोजीशन में 10 नंबर पर है, तो हमें ऐसा लेटर लिखना है जो बैकवर्ड पोजीशन में 10th नंबर पे होगा। तो हमें बैकवर्ड में लिखने में जरा समझने में कंफ्यूजन होगा, तो हम क्या करते हैं, सम 27 करके लिख लेते हैं। यानी यहाँ पर क्या आएगा, वो लेटर आएगा जो कि फॉरवर्ड पोजीशन में कौन सा नंबर पे होगा, 17 पे। जैसे A1, तो फर्स्ट पोजीशन में बैकवर्ड पे कौन आएगा, Z, क्योंकि उसका नंबर क्या है 26, तो दोनों मिलके 27 हो जाते हैं। I है 9, तो 9 पे ऐसा आएगा, ये हम I यहाँ से भी उठा सकते थे कि I क्या आएगा, ऐसा नंबर जिसकी 27 हो पोजीशन, वो है लेटर R। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें जो रूल लगा वो क्या लगा, सिंपल प्लस माइनस नहीं है, इसमें क्या है, जो भी लेटर लिखा है तो उसकी जो फॉरवर्ड पोजीशन है उसी पोजीशन पे बैकवर्ड में कौन सा लेटर आएगा वो लिखना था हमें। क्लियर ये कोडिंग का रूल? यस सर, यस सर। यस सर। तो देखो P के लिए, P का नंबर क्या है, अभी हमने कहीं यूज किया था शायद, OP, चलो 16। 16 है सर। तो इधर कौन सा नंबर आएगा जिसका 11 होगा पोजीशन, 11 पोजीशन हो जाएगा JK। तो ये हमें अब ऑप्शन से भी देखो मिल जाएगा, ZRK, नहीं, ZRK देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, अभी भी नहीं मिलेगा, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, दो अभी भी है। तो पहला इसी को लिख लेते हैं, J10 था, तो 10 पे क्या आएगा 17, ताकि दोनों का सम 27 हो। तो J10 पोजीशन पर है, तो बैकवर्ड में कौन सा लेटर सेम पोजीशन पे होगा, जो कि फॉरवर्ड में 17 होगा। तो O15 है, तो OPQ, Q इज 17। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, QZRKFI। FI आगे आएगा ही, चेक करना चाहे तो हम कर लेते हैं। U की कौन सी पोजीशन है, U इज PQRSTU, T के बाद U, तो T20 है, तो U हो जाएगा 21। तो इसके साथ कौन सा आएगा नंबर, 6, दोनों का सम 27 होना चाहिए। और 6 पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, E इज 5, F विल बी 6। लास्ट क्या बचा, R की पोजीशन है 18, 18 के साथ क्या आएगा, 27 हो जाए 9, 9 पे क्या है, I है ऊपर, हमने देखा भी था। तो ये हो गया QZRKFI, दिस इज आवर। क्लियर, ये कोई डाउट इसमें? तो अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ टेस्ट में तो कोई बात नहीं, ये ट्रिकी था, चलेगा। बाकी तीन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। कोई डाउट तो नहीं, कुछ पूछना तो नहीं इसमें? नो सर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन 5 पे। इन अ सर्टेन कोड, ट्री इज कोडेड एज दिस, फ्रॉग इज कोडेड देन फ्री। अब देखो, अब हम चेक करेंगे ये कौन सा क्वेश्चन है, किस पर बेस्ड है, टाइप 1 डायरेक्ट कोडिंग। इसमें आपसे कोड किसका पूछा है, फ्री का। फ्री में देखो क्या लेटर है, FREE।
तो एफ आर देखो ये फ्रॉग में यूज हुआ है, यानी ये 21 हो जाएगा शुरू में, और ई ये ट्री में यूज हुआ है, ये 0। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2100, 2100। यही तो थी डायरेक्ट कोडिंग। डायरेक्ट कोडिंग में हम क्या देखते थे, अच्छा यहाँ 4 लेटर हैं 4 नंबर हैं, फिर फ्रॉग आया, यहाँ भी 4 लेटर 4 नंबर। पूछा क्या है? फ्री। फ्री के लेटर पहले यूज हो गए, देखो ई भी आ गया है और एफ और आर भी आ गया है। दूसरी चीज कि ये देखो ई रिपीट हुआ, तो ई का जो कोड है वो भी रिपीट हो रहा है। तो ये सारे मिलके हमें बता रहे थे कि ये क्वेश्चन किसका है, डायरेक्ट कोडिंग। सीधे आपको नंबर पिक करने थे, क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर है ये? पहचानने पे ध्यान देना अभी कि यस Yes, कैसे सर। sir. क्वेश्चन में कैसे हमें सोचना है। क्वेश्चन 6 तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सी इज कोडेड एज 0, ई एस 7, टी एस 4, दिस देन हाउ 1904537। तो 1 के लिए क्या यूज हुआ है, पी। देखो ये ऑप्शन तो गया पहले में ही। 9, 9 के लिए क्या है, आई, तो ये ऑप्शन भी गया। देन 0, 0 के लिए क्या है, सी, अभी तीनों में सी है। फिर 4, 4 पे टी, अभी भी टी है। 5, 5 के लिए है यू, तो यू यहाँ आ रहा है, यानी दिस इज अवर आंसर, ऑप्शन बी। तो ये एकदम बिल्कुल, ये तो सीधा था, कोड दे रखे थे, डायरेक्ट आपको लिखना था। क्वेश्चन 7, ऑक्स इज कोडेड एज 39, देन व्हाट विल बी द कोड नंबर फॉर लायन। तो देखो अगर मैं इसको कहूँ कि क्या ये टाइप 1 है, डायरेक्ट कोडिंग है, तो हम कह देंगे नो। नो सर, नो सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो लायन पूछा है और ओ और एक्स का कोड दिया है, तो ये डायरेक्ट कोडिंग तो है नहीं। तो फिर टाइप 2 पे आते हैं हम कि उनकी पोजीशन से रिलेटेड तो कुछ नहीं है, क्योंकि देखो लेटर नंबर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो नॉर्मली जो रूल होता है, या तो डायरेक्ट कोडिंग का होगा, जैसे पीछे क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन 5, इसमें आपको कोई लॉजिक नहीं कि हमने ट्री से ये कैसे बना, क्योंकि ये डायरेक्ट कोडिंग थी, सीधे आपको नंबर पिक कर लेने थे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है लेकिन वो डायरेक्ट कोडिंग का नहीं है, अब तो हम क्या इसके करेंगे फिर, प्लेस किस को प्लेस, यस, ऐड तो फिर करना। हम उसकी पोजीशन का यूज करेंगे। नॉर्मली फॉरवर्ड पोजीशन होगा, लेकिन अगर फॉरवर्ड से नहीं बन रही बात तो फिर एक बार बैकवर्ड भी ट्राई कर लेना। नॉर्मली फॉरवर्ड होता है तो हम पहले फॉरवर्ड से ही ट्राई करते हैं। तो ओ की पोजीशन, हम अपना रूल लिख लेते हैं फिर से, 15, 5, 10, 15, 20, 25। ओ की पोजीशन हो गई 15, और एक्स, एक्स 24, वाई, एक्स वाई, तो 24। वाई से पहले 24। तो क्या 24 और 15 मिलके 39 बन सकते हैं? यस सर। Yes, 39. यानी क्या कोडिंग का क्या लॉजिक है कि जो भी लेटर्स लिखे हैं उनकी फॉरवर्ड पोजीशन लिखो और उन्हें ऐड कर दो, ऐड कर दो। दिस विल बी द लॉजिक। तो लायन अब है यस सर। एलिस, जे के एल, 15, 12, 15। 12, 12। सॉरी सर, 15 तो ओ है। फॉर बैकवर्ड हो जाएगा, सॉरी। हाँ बैकवर्ड 15 का। आई, आई क्या, आई जे, जे से 9। पहले 9, ओ तो है ही डायरेक्ट इसमें 15। यस सर। एन, एम एन ओ से 14, पहले 14। 14, सबको क्या करो, ऐड कर दो बस। 50। 15 और 14, 29, 38 और 12, 50। यस, तो अवर आंसर इज ऑप्शन डी, दिस वन, 50। ठीक, तो ये टाइप वाइज हम चलेंगे, डायरेक्ट नहीं है, अच्छा पोजीशन नहीं है, तो फिर क्या लेटर चेंज हो रहे हैं, या फिर लेटर चेंज नहीं हो रहा है तो फिर रीअरेंजिंग है। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब ये ट्रिकी है, जैसे उसमें एक 5th ट्रिकी था, अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है।
Ajay is written as 11117. Then how name would be written as? तो सबसे पहली चीज तो आपके दिमाग में ये आ जानी चाहिए कि डायरेक्ट कोडिंग तो नहीं है। क्यों? क्योंकि आपसे यस सर। पूछा क्या है, नेम। नेम में क्या क्या लेटर है? एन ए एम, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ए दिख रहा है आपको, एन एम और ई का नहीं दिख रहा, तो डायरेक्ट कोडिंग तो नहीं है। ठीक है, बाकी लेटर कोडिंग, रीअरेंजमेंट, वो सब भी नहीं है, यानी इनकी पोजीशन में ही कोई ना कोई रिलेशन है। तो पोजीशन लिख के देखो कि किस तरीके से इन्होंने कोड किया होगा। अजय, ए इज 1, जे इज 10, 10, देन ए इज 1, 1, वाई इज 25. 25। 25। अब इसको 1117 कैसे कोड किया है, ये देखना पड़ेगा मुझे। कोई रूल सोच सकते हो कि ये 1117 कैसे आ गया? यस सर, यस सर, यस सर, बहुत इजी है। 257111111। क्या करा? मैंने वाई के जो वो प्लेस पे है उस दोनों डिजिट को ऐड कर दिया। 2 + 5 7 एंड 7। 1 1 यानी 101। इन्होंने क्या किया है कि जो भी पोजीशन थी उसको लिख लिया है, अगर वो 2 डिजिट थी तो उनके डिजिट को ऐड करके सिंगल बना दिया। तो नेम के लिए क्या हो जाएगा? एन ए एम ई, एन इज 14 अभी किया 14 था, ए इज 1, 1 एम इज 13 13, ई इज 5। 5। तो इसको ऐड कर दो, ये हो जाएगा 5, ये 1 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो आंसर आना चाहिए 5145। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं सर। ओहो, स्प्रिंटिंग हो गई इस क्वेश्चन में, यानी टाइप करने में रह गया। लॉजिक नेम सही है ना नहीं सर? था। हाँ, लॉजिक सही, एक्चुअल में ये था एक्चुअल में कोड ए। 1। तो क्या है ऑप्शन आंसर? सी। ऑप्शन सी। 514। यस। तो ये देखो, कभी कभी टाइपिंग और उसमें प्रॉब्लम करते हैं, हमसे भी हो गई और जामिया के एग्जाम में भी ऐसा हो जाता है। तो आपको जब डिसाइड करना होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही, ज्यादा भी हो सकते हैं कभी कभी। तो आपको लॉजिक समझ में आ गया, जैसे आपने आंसर निकाल भी लिया, अब वो दिख नहीं रहा कहीं, तो या तो आप सबसे उसके जो क्लोज लगे आप वो आंसर कर दो। जैसे अभी हमने जैसे नेम लिखा था, तो नेम में हमें मिला था 5145, यही था। तो हम एक चीज ये यस। कर सकते थे कि 5145 के सबसे क्लोज कौन सा ऑप्शन है? 5141। ऑप्शन सी। 5141. Option C. ठीक है, वही है सर जो तो आंसर या है तो मेरा। ऑप्शन सी पे टिक करो और निकल जाओ आगे। भाई बाद में अगर होगा कि ये क्वेश्चन गलत था, ये था, तो वो सबको ही मार्क्स मिल जाते हैं। या फिर नहीं डिसाइड कर पा रहा है, आपसे ये डिसाइड ही नहीं हो रहा है कि किस ऑप्शन के क्लोज है, तो फिर उसे स्किप ही कर दो, क्वेश्चन को कुछ भी टिक मत करो। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपने 1-2 बार लॉजिक लगा के देख लिया कि हाँ यही है, उसके बाद कुछ और लॉजिक सोचा, कुछ और नहीं बन रहा, तो फिर टाइम वेस्ट मत करो। कुछ क्वेश्चन होते हैं, कभी क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट हो जाती है, कभी ऑप्शन मिसप्रिंट हो जाते हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। जल्दी ही आपको ये डिसीजन ले लेना है कि मुझे इस पे ऑप्शन को टिक करके निकल जाऊं आगे, या स्किप ही कर दूं, या फिर उसे मार्क कर लो कि बाद में टाइम बचेगा तब मैं देख लूंगा। टाइम वेस्ट नहीं करना, मतलब इन शॉर्ट, कि पता चला ये टॉपिक तो हमने अच्छे से किया था, तो बार बार उस पर ट्राई कर रहे हैं। याद रहेगा ये, एग्जाम में याद रखना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। Yes, sir. वहाँ आएंगे क्वेश्चन ऐसे।
क्वेश्चन 9, ये अब हमारा टाइप 5 पे आ गए हम। तो टाइप भी अच्छे से याद रहेंगी ना तो तुम्हें तरीका समझ में आएगा। डायरेक्ट कोडिंग क्वेश्चन में से उठा देना है। टाइप 2 उनकी पोजीशन यूज करनी है, फॉरवर्ड पोजीशन या बैकवर्ड। टाइप 3 लेटर टू लेटर कोडिंग है, लेकिन इसमें लेटर चेंज होते हैं तो उसमें प्लस माइनस वाला लॉजिक लगेगा, या फिर एक ट्रिकी लॉजिक हमने पढ़ा कि जिस पोजीशन पे फॉरवर्ड है उसी पोजीशन वाला बैकवर्ड लेटर यूज किया। टाइप 4 अगर लेटर टू लेटर कोडिंग है लेकिन लेटर सेम रहते हैं तो उसमें क्या हो रहा होता है, रीअरेंज पोजीशन। हम देखते हैं कैसे रीअरेंज हो रही। तो ये मेन 4 टाइप के थे। इसके बाद ये टाइप 5 था, सब्स्टिट्यूशन। इसमें तो आंसर सबसे आसान है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो समझे तो बिल्कुल हलवा है ना। यस सर, लॉजिक यस। 2 स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2 और आंसर। स्टेप 1 क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, व्हाट विल अ पर्सन राइट विद। अब देखो इसमें से पर्सन राइट करने वाली चीज क्या है, पेंसिल। तो स्टेप 1 में हमें रियल वर्ल्ड में क्या कहते हैं जिससे राइट करता है, पेंसिल। स्टेप 2 पेपर, पेंसिल को क्या कोड किया है, बस सिर्फ इतना पेपर। देखना है। तो यस सर। पेंसिल इज कॉल्ड पेपर। बस तो पेपर। आंसर क्या होगा, पेपर। बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं कि बाकी और क्या था, ये आंसर हो गया। ऐसे ही करना है। नेक्स्ट, डज अ फ्रूट ग्रो। फ्रूट किस पे ग्रो करता है, हम यहाँ पर देखें तो ट्री वर्ड आ रहा है तो ट्री ट्री। होगा। ट्री को क्या कोड किया है, ट्री इज कॉल्ड स्काई। स्काई। बस तो ऑप्शन आंसर डी। क्या होगी, ऑप्शन। तो ये आ गया तो बिल्कुल ही स्कोरिंग है। नेक्स्ट फिर टाइप 6 पे आ रहे हैं। इसमें क्या है, सर्टेन कोड 389। 389 का मतलब है रन वेरी फास्ट। 964 का मतलब है, तुम्हें वहां ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समझाने की वजह से लिख रहा हूँ। तुम तो सीधे क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, व्हाट डिजिट इन द लैंग्वेज मींस कम। तो तुम तो बस स्टेटमेंट देखो, कम कहाँ आया है, ये रहा कम और ये रहा कम, यानी 2 स्टेटमेंट में आया तो इसमें 2 डिजिट कॉमन। ये 2 स्टेटमेंट में कोई डिजिट कॉमन होगी, वही आंसर होगा। मैं यहाँ समझाने के लिए लिख लेता हूँ जरा। इसका मतलब है सेकंड स्टेट में है कम बैक फास्ट फास्ट। एंड लास्ट इज 487। रन एंड 487 कम। का रन एंड कम। अब पूछा क्या है, कम, तो सिर्फ कम पे फोकस करते हैं हम। कम इज हेयर, कम इज हेयर। और इस कम के अलावा स्टेटमेंट 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम डिजिट पे आते हैं, यानी एक ही डिजिट कॉमन है, 4। 4। 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। सिंपल। नेक्स्ट, सर्टेन कोड लैंग्वेज कैन पोटी। इसका मतलब है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जितने कम लेटर होंगे या कम स्टेटमेंट होंगे उतना इजी, जितने ज्यादा लेटर ज्यादा स्टेटमेंट हो जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा। हु शैंग मीन्स कम ऑन, एंड हु कैन सू का मतलब है कम फॉर गुड। गुड। पूछा क्या, डज मीन, तो मीन फॉर, सर ये फॉर नहीं है। सर ये मैं समझा नहीं था सर, विच वर्ड इन द लैंग्वेज डज मीन फोर। विच वर्ड इन द लैंग्वेज डज मीन, मतलब किस वर्ड का इस लैंग्वेज में मतलब है फॉर। फॉर के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है, किस वर्ड का मतलब है फॉर। तो इसमें तो क्या फॉर नहीं है देखो, फॉर। फॉर ये है ना, कम फॉर गुड। यस सर, यस। स्टेटमेंट 3 में है ना, ये हैगा फॉर।
तो देखो फॉर यानी इसी स्टेटमेंट 3 में है सिर्फ, और किसी में नहीं है। यानी आंसर क्या होगा, या तो हु होगा या कैन होगा या सू होगा, यही तो होगा इन तीनों में से। तो हु कैन सू, शैंग तो नहीं होगा, ये समझ गए, शैंग तो नहीं होगा। यस सर। भाई शैंग तो इसमें आ रहा है ना स्टेटमेंट 2 में, इसमें फॉर है ही नहीं, तो शैंग का मतलब तो फॉर हो ही नहीं सकता। इन तीन में से कोई ना कोई होगा। अब देखो ये चीज मैंने जब क्लास हुई थी तब भी समझाई थी कि अगर ऐसे आ जाए कि दो में कॉमन है तो हमें आंसर करना इजी हो जाता है, कि हम देख लेते हैं अच्छा इन दोनों स्टेटमेंट में कॉमन था, तो कम के लिए हो गया 4। लेकिन अगर ऐसा है जो कि कॉमन नहीं है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, उसके साथ जो वर्ड यूज हुए होते हैं उन्हें देखना पड़ता है। यस तो सर। देखो कम, कम, हु कम इन दोनों में हु है, हु तो हु का मतलब तो हो गया कम, तो हु भी गया ऑप्शन से, ये ही प्रिंट हो गया था, हु है, तो ये भी गलत हो गया। अब क्या बचा, गुड। गुड कहां पर है, ये हैगा, तो गुड के लिए कौन सा कोड यूज हुआ, कैन, तो कैन का मतलब हो गया गुड, तो ये भी गया, तो सिर्फ क्या बचा, सू। सी। दिस इज आवर क्लियर ये पॉइंट। तो दो तरीके यस सर। होंगे, या तो स्टेटमेंट में कॉमन होगा तो तुम डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, अगर कॉमन नहीं है तो फिर हमें उस वर्ड के अलावा जो साथ में वर्ड आए उनका कॉमन देख के फिर एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन 13 to 40 15 तीन है, देखो ये कॉलम कोडिंग वाला जो लास्ट में हमने एक डिस्कस किया था। ये सर, ये मुझे सबसे इजी लगा। अच्छी बात है, सच चलो। में सर। मैंने सर इसके लिए कोई भी मतलब वर्क नहीं किया, बस माइंड पे ही देखते 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 ऑप्शन मैंने क्लिक कर दिया। ओके, तो देखो यहाँ लेटर सीधे पूछे हैं कोड हमें, तो हम कोशिश करते हैं कि सीधे डी का ही निकाल ले। जब हमने क्लास में डिस्कस किया था तो वहां लेटर नहीं था, वहां पर एक पूरा वर्ड का कोड देना था हमें, स्क्रीन जैसे लिखा था, है ना। जब इतने सारे लेटर का कोड करना तो फिर हमने कहा कि चलो एक बार सभी को कर लेते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लेटर डी का पूछा है, तो हम एक शॉर्टकट ले सकते थे कि हम सीधे डी का ट्राई करें कि डी कहाँ कहाँ पे आ रहा है और कौन सा कोड उसके लिए रिपीट हो रहा है। तो जैसे डी यहाँ पर हमें दिखा, तो पहले ये देखो 1 2 किसी 7 6। किसी में डी डबल तो नहीं आ रहा, तो हमारा काम आसान हो जाता, अगर डी डबल आता तो आइडेंटिफाई करना आसान था। तो डबल तो कहीं नहीं दिख रहा हमें, डी सिंगल ही डी दिख रहा है। तो 1 और 2, 1 और 2 में देखो कि डी के लिए कौन सा कोड हो सकता है, डी के लिए कौन सा कोड हो सकता है 1 और 2 से, तो जल्दी जल्दी बताओ। देखो डी भी कॉमन है, आर भी कॉमन है इसमें, और एक्स भी कॉमन है, यानी 3 कोड कॉमन हो रहे होंगे फिर तो। नीचे और देखेंगे सर अभी। हाँ तो पहले 3 नंबर बताओ कौन कौन से कॉमन आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 2 आ 2 रहा है और 5, है ना। तो डी 1 to 5 में से कोई हो सकता है। अब हम जल्दी से आ जाते हैं थर्ड पर, इसमें भी डी है, 1 और 2, देखो 5 नहीं है इसमें, यानी 5 गया। सिर्फ कोड क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। क्लियर, ये समझ में आ गया कैसे एलिमिनेट किया मैंने, कि पहले 2 को देखा यस 3 सर। कोड मिले, इसके यस बाद सर। डी, तो डी में 5 नहीं आ रहा, तो 5 तो नहीं होगा। अब और देखो डी कहाँ है, ये रहा, इसमें देखो 1 और 2 में से क्या रिपीट हो रहा है, 2, 2। तो 1 भी गया, यानी डी का कोड 2 क्या हो गया, 2, ऑप्शन नंबर ए। ऐसी करो कोड फॉर लेटर पी, पी के लिए देखो, पी कहाँ दिख रहा है, ये रहा पी,
और P 6 में भी है, 4 फोर्थ 6 में भी 5 इसमें में है, भी। इसमें है, 5 में भी है, 6 में भी है। तो पहले इसमें और इसमें देख लेते हैं कि P है और कौन कौन सा कोड रिपीट हो रहा है। तो सेकंड और फोर्थ में कौन से कोड रिपीट है? 1 नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 है और 5 है। 3 और 5 है ना, 3 है और 5। तो P क्या हो सकता है? या तो 3 होगा या फिर 5 होगा। अब फिफ्थ पे आ जाते हैं। फिफ्थ में हम देखें तो क्या रिपीट हो रहा है? सिर्फ 3। 3। तो P के लिए कौन सा कोड आ गया? 3। दिस इज अवर आंसर। क्लियर है सलमान? हाँ सर। अब लास्ट क्या बचा? ई के लिए देख लेते हैं। ई कहाँ है? देखो फर्स्ट में है ई, फर्स्ट में है ई। इसमें नहीं है, 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 इसमें है। फर्स्ट और सेवेंथ में है ई। तो ई के लिए कौन सा कोड हो सकता है? देखो फर्स्ट और लास्ट में क्या कुछ कोड रिपीट हो रहा है? यहाँ है 12567 और यहाँ है 46780। तो 2 रिपीट हो रहा है, 6 और 7। 6 और 7 2 रिपीट हो रहा है, 6 7। यस सर। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या आई कि अब ई कहीं नहीं है हमारे पास, इन्हीं 2 स्टेटमेंट में था, आगे कहीं नहीं है। तो कैसे आंसर करे? ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है उसमें। 6 भी और 7 भी है, मतलब 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, लेकिन 6 और 7 दोनों हैं। अब क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? भाई ई तो चला गया, अब क्या करे? अरे जब ई का नहीं पता कर पा रहा है तो ई के साथ कोई और वर्ड होगा ना जो रिपीट हुआ होगा। फर्स्ट और लास्ट में ई के अलावा और कौन सा लेटर रिपीट है? जी। जी। यानी जी के भी इनमें से एक कोड जी का है और एक कोड ई का है। ई। ई का तो हम डायरेक्ट नहीं बता पा रहे हैं। तो ये देखो वही कॉन्सेप्ट है जो अभी पीछे किया कि फॉर का तो हम डायरेक्ट नहीं बता पा रहे, तो हमने क्या करा कि फॉर के साथ और कौन सा है उसको एलिमिनेट कर दो। तो इसमें हम क्या करेंगे? जी, ई का तो हम डायरेक्ट नहीं बता रहे, जी देखो, जी किसी और स्टेटमेंट में है? यह है जी। 6 में 3 3 में कौन सा कोड रिपीट हो गया यहाँ पे? 7 7। तो जी के लिए हो गया 7, तो ई के लिए कौन सा होगा? 6। 6। तो आवर आंसर इज दिस, ऑप्शन डी। तो कभी कभी हम कोडिंग डिकोडिंग में क्या है, डायरेक्ट बता पाते हैं, कभी कभी डायरेक्ट नहीं बता पाते, तो जो उसके साथ वर्ड यूज हो रहा है उसके बेस पे एलिमिनेट करते। समझ गए ये चीज? यही कॉन्सेप्ट है बिल्कुल जो इसमें हुआ है। इस क्वेश्चन में कम का डायरेक्ट हम कोड बता पा रहे थे, इसमें फॉर का हमें ये तो पता था कि या तो हु होगा, कैन होगा या सू होगा। तो हमने कहा अच्छा फॉर नहीं पता तो कम और गुड पे करते हैं, चलो। तो यहाँ 2 के तो हमने डायरेक्ट पता कर लिए थे, डी और पी के। लेकिन इस क्वेश्चन में हम फंस गए आगे कि ई का 6 और 7 तो है, लेकिन ई और आगे दिया ही नहीं। तो ये सोचो ना, ई के साथ एक और लेटर है ना, क्या पता वो आगे दे रखा हो, तो उसके बेस पे हम इसे आंसर कर सकते हैं। यस सर, मैंने भी सर इसी तरह किया था। बोल दो। तो ऐसे ही करना क्योंकि है। सर आपने ये, यस सर, क्योंकि आपने बताया था। सर मुझे प्रॉब्लम सर उसमें हुआ बुलेट रिलेशन में।
एक्चुअली मैंने तो सर रिवाइज नहीं किया थोड़ा, इसलिए। कोई बात नहीं, कोई नहीं है, अभी तो टाइम है अभी हमारे पास। टेस्ट दिया, ये मेन चीज है। आप टेस्ट दोगे तो उससे आपको अंदाजा होगा, जब डिस्कस करोगे ना तो आपको समझ में आएगा, अच्छा हम यहाँ आके रुक गए थे, इसके आगे नहीं सॉल्व कर पाए, या ये चीज पॉइंट नहीं समझ में आया था। ये बहुत जरूरी है टेस्ट, इसलिए एक क्लास डेडिकेटेड मैंने इसीलिए रखी कि सिर्फ टेस्ट दो, टेस्ट को उस पर डिस्कस करो कि क्या प्रॉब्लम आई। अब 15 क्वेश्चन हमारे कोडिंग डिकोडिंग के थे, अब उसके आगे शुरू हो गया ब्लड रिलेशन। तो पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन इन द फोटोग्राफ। तो ब्लड रिलेशन में भी हमने 3 टाइप के पढ़े थे। टाइप 1 था हमारा, दिस इज जम्बल्ड वाला। जंबल। तो ये टाइप 1 ही है, जिसमें कहते हैं ना कि वो उसके उसका बेटा और उसका फूफा और मामा इस तरीके से है, तो एक ही सेंटेंस में हम क्या करते हैं, जंबल करके दे देते हैं। दैट इज कॉल्ड जंबल। तो सबसे ट्रिकी यही है, बाकी तो फिर इजी हो जाती है। 2 पजल फॉर्म में आ जाता है कि ए इज फादर ऑफ बी, बी इज ब्रदर ऑफ सी, इस तरीके से। और टाइप 3 होती है कोडेड वाली। कोडेड में दे रखा है कि ए प्लस बी का मतलब ये है, ए माइनस बी का मतलब ये है, इस तरीके से। तो ये है जंबल। जंबल सबसे ट्रिकी है। तो जंबल हम शुरू कहाँ से करते हैं, हमने क्या पढ़ा था, जहां भी माई, योर ऐसी कोई रिलेशन यूज हुई होगी। इस क्वेश्चन में कहाँ हुई है, पहले एक बार रीड माई कर ग्रैंड लेते हैं। मदर। ओके, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन इन द फोटोग्राफ, अर्चना सेड he is the son of the only son of my grandmother। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, माई ग्रैंड मदर। माई कौन कह रहा है, अर्चना। अर्चना। तो अर्चना आ गई ये, 2 जनरेशन ऊपर। और 2 जनरेशन ऊपर आ गई उसकी ग्रैंड मदर। तो ये हो गई अर्चनाज ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर है तो जेंडर भी पता चल गया, माइनस। फिर यहां से बैकवर्ड चलते हैं। सन ऑफ माई ग्रैंड मदर, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड मदर। ओनली भी वर्ड है, ओनली सन यस। ऑफ माई ग्रैंड मदर। तो ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड मदर कौन हो जाएगा, उसके फादर, मतलब सर जो भी है, मतलब ग्रैंड फादर। मदर से नीचे ग्रैंड आएगा ना मदर का उसका। ओनली सन। यस सर, तो उससे नीचे जनरेशन। ओनली सन। तो यहाँ पर कौन आ गया, अर्चना से के साथ क्या रिलेशन हो गई, अर्चनाज फादर। फादर। जेंडर भी पता चल गया, प्लस। अब ऊपर जाओ, बैकवर्ड मतलब और मूव करो। सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड मदर। तो ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड मदर आ गया ये, और इसका सन तो इसी जनरेशन पे आ नीचे। जाएगा जिस यस सर। लेवल पे अर्चना है। तो पहली यस सर। चीज तो हमें ये पता चल गई अर्चना। और ये आ गया इज। अभी इससे कनेक्ट कर देना ही, यानी जिसके बारे में बात हो रही है मैन इन फोटो, वो यही है। तो मैन इन फोटो कौन है, सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड मदर। तो हम इसको ऐसे नहीं बनाते, हम शुरू कहाँ करते हैं, माई से, और फिर बैकवर्ड कर करके बनाते रहते हैं। माई ग्रैंड मदर बनाया, फिर सन ऑफ माई ग्रैंड मदर, फिर सन ऑफ द सन ऑफ माई। तो हमें ये पता चला कि एक ही जनरेशन लेवल पे आ गए। तो कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, सन। सन। नेफ्यू। भाई मैं, एक नेफ्यू मिनट सन। ये भी, एक मिनट ये भी देखना जरूरी है जरा कि पूछा किसका है। मैन रिलेटेड टू अर्चना, यानी उन्हीं लोगों का पूछा है जो एक ही जनरेशन लेवल पे। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, और ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सन भी एक जनरेशन नीचे की बात है, नेफ्यू भी एक जनरेशन नीचे की बात है। अब क्या बचा तुम्हारे पास, कजिन या ब्रदर। तो तुम्हें देख के समझ में आ रहा है क्या आंसर होगा इसका। भाई अर्चना के फादर का बेटा है, ब्रदर। 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 आवर आंसर इज ब्रदर। तो देखो ये ऑप्शन एलिमिनेट करना भी ना बहुत हेल्प कर देता है आपको सोचने में। अब सिर्फ 2 चीजें सोचनी, क्या ये कजिन है या ब्रदर है। तो अर्चना के फादर का बेटा है, तो ब्रदर वाला ही ऑप्शन आएगा, दिस इज।
तो इस लॉजिक को कैच करके चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जम्बल डुम्बल सब इजी है। अब नेक्स्ट में क्या, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अ लेडी टेल्स अमित, आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी एंड हर सन इज योर, मटेरियल हो गया ये, मैटरनल अंकल, एंड हर सन इज योर मैटरनल अंकल। तो योर आ गया देखो यहाँ पर, तो शुरू करते हैं यस योर सर। से। योर मैटरनल अंकल, योर कौन है, मतलब अमित, अमित अमित। ना। यस तो सर। अमित का मैटरनल अंकल कैसे ड्रॉ करेंगे, मैटरनल ऊपर जाएगा अंकल सर, भी मामू, मामू या मामू, खालू। यानी मामू। खालू भी। खालू कहाँ से आ गया, खालू तो मैरिज वाले रिलेशन से आएगा ना। ओ सॉरी सॉरी, यस सर यस सर। तो अमित की मदर, अमित मदर, तो जेंडर हो गया माइनस, अमित की मदर का भाई, ये हो गया अमित, अमित मैटरनल अंकल, जेंडर हो गया प्लस। ठीक है, तो ये तो हमने बना लिया योर मैटरनल अंकल का। अब उससे बैकवर्ड मूव करते हैं, पीछे की तरफ जाओ, क्या कह रहा है वो, इज सन हर सन इज। हर सन इज, देखो इज कनेक्ट करने के लिए आता है, इज कनेक्ट करता है। तो ये एक डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया योर मैटरनल अंकल का। अब दूसरी तरफ चलते हैं, आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ। देखो यहाँ लेडी लेडी वर्ड दो बार यूज हो रहा है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। एक लेडी क्या कह रही है अमित से कि आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी एंड हर सन इज योर मैटरनल अंकल। तो हर सन मतलब क्या हुआ इसमें, किसके सन की बात हो रही है, लेडी के लेडी जो कि किसमें है, फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में। तो यहाँ देखो दो जगह लेडी हो रहा है ना, तो थोड़ा कंफ्यूजन है। ये लेडी कह रही है कि मैं इसकी इकलौती बेटी हूं और इसका जो बेटा है वो तुम्हारा मामू है, तुम्हारा मैटरनल अंकल है। तो अमित के मैटरनल अंकल का तो ब्लड डायग्राम ये आ गया। अब इस मैटरनल अंकल से हमें कनेक्ट करना है क्योंकि इज लगा हुआ है। तो हर सन, यानी ये जो मैटरनल अंकल है ये किसका बेटा है, लेडी इन फोटोग्राफ। जो लेडी फोटोग्राफ में, उसका बेटा कौन है, अमित का मैटरनल अंकल। देखो इज ऐसे कनेक्ट करता है, योर मैटरनल अंकल का हमने डायग्राम बनाया और हर सन, हर सन का, ये दोनों आके इस पॉइंट पे जुड़ गए आपस में। तो उस फोटोग्राफ वाली लड़की का बेटा और अमित का मामू दोनों एक पर्सन है। अब पूछा क्या है इसमें, देखो स्पीकर रिलेटेड टू अमित फादर। ये देखो रिलेशन किससे पूछी, स्पीकर रिलेटेड टू अमित फादर। तो स्पीकर जो है, स्पीकर कौन थी, स्पीकर कौन है, जो लेडी इन फोटोग्राफ थी उसकी डॉटर, उसकी डॉटर है। तो ये एक ही जनरेशन में आ जाएंगे सब। और डॉटर भी कौन सी है, ओनली डॉटर, ओनली डॉटर। तो ये वो स्पीकर है। तो इस स्पीकर और अमित की मदर ये है, अमित की फादर से क्या रिलेशन होगी ये पूछ रहा है। तो पहली चीज देखो, अभी वाइफ। डायरेक्ट मान लो हमें आंसर नहीं पता चल रहा, अभी हम आते हैं जनरेशन लेवल पे। तो जनरेशन के हिसाब से सिस्टर इन लॉ और वाइफ,
ये दोनों एक ही जनरेशन में होते हैं, तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। और आगे भी ऑप्शन क्या, इधर ए और बी, नीदर ए नॉर बी। तो ये देखो आंसर भी ट्रिकी दिए हैं। क्या आंसर आ रहा है? 5। यस। सर बट सर इस क्वेश्चन में थोड़ा डिटेल थोड़ा और करते, मुझे सर इसमें समझ में ही नहीं आया था। तो यहाँ पर एक जनरल व्यू में देखो, फिर से क्वेश्चन को रीड करो। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करते हुए एक लेडी कह रही है अमित से कि मैं इस लेडी की क्या हूं, इकलौती बेटी हूं, और जो इस लड़की का बेटा है वो तुम्हारा मामू है। क्लियर? ये स्टेटमेंट क्लियर है यहाँ तक? यस सर। आई एम ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी, मैं इस लेडी की ओनली डॉटर हूँ, इकलौती बेटी हूँ। इकलौती बेटी हूँ और उसका जो बेटा है वो तुम्हारे मामू है। हाँ, तो उसका जो यस। बेटा हुआ वो कौन हुआ? जो लड़की कह रही है उसका भाई हुआ। नहीं, वो अपनी मदर के लिए तो कह रही ना कि मैं इसकी अकेली बेटी हूँ, और इसका जो बेटा है यानी उसका भाई, यानी मेरा जो भाई है वो तुम्हारा मामू है। यही चीज हुई। यस। तो स्पीकर यानी वो जो लड़की लेडी है वो अमित के फादर से कैसे रिलेटेड है? तो वो अमित के फादर की वाइफ है। देखो इसमें आंसर ये भी हो सकता था, सिस्टर इन लॉ भी हो सकता था, लेकिन ये एलिमिनेट क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर ये वर्ड आ गया ओनली डॉटर। तो ओनली डॉटर के केस में तभी पॉसिबल है कि वो मामू तभी हो सकता है जब अमित उसका बेटा हो। यानी वो जो बोल रही है वो अमित की माँ है, और अमित की माँ का भाई जो है उसको वो कह रही कि ये मामू है। सिस्टर इन लॉ भी हो सकता था अगर ओनली वर्ड यूज नहीं होता, यानी अमित की माँ की बहन होती तो वो भी ये कह सकती थी। बट उस केस में क्या होता, ओनली वर्ड वाला की वजह से क्या हुआ, एक ही बेटी है उसकी, तो एक ही बेटी है तभी उसका जो बेटा होगा वो ही मामू कहलाएगा उसके भाई को, वरना हो ही नहीं सकता। क्लियर? तो ये ओनली वर्ड अगर कहीं आता है तो इससे जरा केयरफुल रहना, ओनली से। सलमान क्लियर है? कोई क्वेश्चन? यस सर, क्लियर। ओके, चले आगे फिर नजीर क्वेश्चन 18 पर। यस सर। यस सर। रोहित एंड रोहन आर ब्रदर्स, सोनिया सुनीता आर सिस्टर्स, रोहित son is Sunita's brother, how is Rohan related to Sonia? ये अब देखो पजल वाले आ गए कि रोहित और रोहन जो है वो क्या है, ब्रदर्स हैं। यस। यानी दोनों ब्रदर्स इस बार दिए हैं। रोहित रोहन का भाई है, रोहन रोहित का भाई है, तो दोनों जेंडर मेल। सोनिया एंड सुनीता आर सिस्टर्स। अब देखो इसका हम, ये हमें जनरेशन नहीं पता तो ऊपर नीचे क्या बना है, इसको अभी स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। रोहित सन, रोहित का सन कहाँ आएगा, नीचे। रोहित सन क्या है, इस सुनीताज ब्रदर, यानी ये रोहित सन जो है ये क्या है, ब्रदर है किसका, सुनीता का। इसका भी जेंडर ये सन है, वैसे भी ब्रदर है प्लस सुनीता। अब हम इस इंफॉर्मेशन को यूज कर लेते हैं, सुनीता एंड सोनिया आर सिस्टर, तो ये भी एक ही जनरेशन पर है। सोनिया, दोनों का जेंडर माइनस, ये आपस में क्या है, सिस्टर्स हैं, ये ब्रदर्स थे। अब क्या पूछा है, हाउ इज रोहन रिलेटेड टू सोनिया? रोहन और सोनिया में क्या रिलेशन है ये पूछा है। उसमें भी किसकी रिलेशन पूछी ये ध्यान रखना, रोहन इज ऑफ सोनिया, ये आंसर होना चाहिए हमारा। रोहन इज रिलेटेड टू सोनिया ना, तो रोहन इज ऑफ सोनिया।
तो रोहन क्या होगा सोनिया का? अंकल। तो Yes, देखो sir, uncle. एक जनरेशन ऊपर है सोनिया से, तो कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है, ब्रदर, Grandfather. ग्रैंडफादर। अब दो ऑप्शन बचे, फादर या अंकल, इसमें से डिसाइड करना है तुम्हें। अंकल, Uncle. ये तो सारे क्योंकि फादर सिबलिंग तो रोहित है। हाँ, सोनिया, सुनीता और रोहित सन, ये सब सिबलिंग्स है, भाई बहन है, और रोहित उनका फादर है, और ये फादर का भाई है, यानी अंकल है। वो भी कैसा अंकल? अगर ऑप्शन में ही मेंशन होता तो पैटर्नल अंकल। अगर अंकल में भी दो ऑप्शन दे देते, मैटरनल अंकल, पैटर्नल अंकल, तो आंसर क्या होता? Paternal uncle. पैटर्नल। यस सर। तो पैटर्नल जो इंग्लिश में वर्ड यूज होता है, वो हमारे जो हिंदी में चचा और ताए, वो दोनों के लिए सेम होता है। तो उसमें ये नहीं पता चलेगा Yes, कि sir. फादर का बड़ा भाई है या छोटा भाई है। इंग्लिश में सेम है दोनों, अंकल मीन्स अंकल बस। चलो तो आगे क्वेश्चन 19 टू 21। अब ये देखो पजल की फॉर्म में, तो 3 क्वेश्चन उससे आपको दे दिए एक साथ। तो फैमिली मेंबर्स हैं कितने? पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, 8 फैमिली मेंबर्स दिख रहे हैं यानी। Q is the sister of V and V is the brother of R. तो Q is sister of V, तो हम बनाने शुरू किससे करेंगे? V से। Q is sister of V। तो Q is sister of V, तो हम पहले बनाएंगे V को, है ना? Yes, sir. तो V की सिस्टर है Q। Q. तो सिस्टर है तो लेफ्ट राइट मूव करेंगे सेम जनरेशन में। जेंडर किसका पता चला? वी। V. Minus. V का Q का? Sorry, sir. Q. ध्यान यही रखना है बस, बाकी तो कर ही लोगे। Q is sister of V। बनाना शुरू हम उससे करते हैं जिसका हमें कुछ नहीं पता होता। इसकी बहन है, तो बहन का हमें पता होगा ना। वी उसका भाई है या बहन है ये नहीं पता हमें। Yes, इसका sir. जेंडर पता चला क्यू का। Q. क्यू इज द सिस्टर ऑफ वी। यही तो लिखा, देखो एरो भी उसी की तरफ पॉइंट करते हैं जिसकी तरफ जेंडर, जिसका रिलेशन हमें पता होता है। तो एरो जिसकी तरफ पॉइंट है वो सिस्टर है, तो जो सिस्टर होगी वही तो फिर उसका जेंडर पता चला। Yes, sir. अजीर, क्लियर? ये फंस रहा हो यस तुम सर। इस चीज पे बार बार। यस सर। एंड वी इसी इज वजह द से आज ब्रदर ऑफ, इसी क्या वजह हुआ से रोहित? आज नहीं कर पाए। कोई नहीं, अभी ये चीज अच्छा है कि शुरू में समझ में आ गई, तो इस चीज पे थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करो, जब क्वेश्चन करो तो इस पॉइंट पे थोड़ा ध्यान दो ज्यादा। एंड वी इज द ब्रदर ऑफ आर। कौन है ब्रदर? वी। वी ब्रदर है। V. तो आर वी का। की तरफ एरो बनाओ, और जेंडर किसका पता चला? वी का। वी का। V. आर का नहीं पता अभी। टी, हुज फादर इज डब्लू। टी के फादर कौन है? डब्लू। W. लेकिन अभी देखो टी और डब्लू हमें नहीं पता, तो इस इंफॉर्मेशन को अभी यूज नहीं कर रहे हैं। इज वाइफ ऑफ पी। पी भी नहीं आया अभी, इसे रहने देते हैं अभी। ऐसा ही ढूंढते हैं ना जिससे हमारा डायग्राम कनेक्ट हो जाए कम से कम। एस इज द हस्बैंड ऑफ क्यू। तो देखो यहाँ क्यू था हमारे पास, तो क्यू के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो क्यू देखो यहाँ जेंडर भी दिख रहा था, फीमेल है। एस उसका हस्बैंड है। यस सर। Plus. एस इज हस्बैंड ऑफ क्यू। प्लस, ठीक है। तो देखो सिस्टर, वाइफ, हस्बैंड सब एक ही जनरेशन में, यानी अभी तक हम ऊपर नीचे मूव नहीं किए, एक ही जनरेशन पे चल रहा है। एंड यू इज द सन ऑफ वी।
तो देखो हमारे पास v भी है, तो इस रिलेशन को भी हम यूज कर सकते हैं। v का सन u। तो नीचे आएंगे, यस सर। v का सन u का जेंडर हो गया प्लस। प्लस। अब ये हो गया p इज द फादर ऑफ q, तो q भी है ऊपर। हमारे पास ऊपर, ऊपर p अब प्लस फादर जेंडर भी। प्लस। अब जो रह गई थी इंफॉर्मेशन उसको यूज कर लेते हैं। T whose father is W is wife of P, देखो P आ गया ना, तो वाइफ ऑफ P, P की वाइफ कौन है? P की वाइफ कौन है, T या W? इस स्टेटमेंट को पढ़ के बताओ कि T की वाइफ कौन है। T whose father is W, कॉमा लगा हुआ है, इज वाइफ ऑफ P। टी की वाइफ पी। T की वाइफ है P, यस है। T की वाइफ P नहीं, T है P की वाइफ, यस सर। वाइफ ऑफ P। P देखो यहाँ पे जेंडर भी हमें पता चल चुका, मेल है, हाँ तो P की वाइफ है T। तो T का जेंडर क्या हो जाएगा? माइनस साइन। माइनस। तो ये समझ में नहीं आया सर, कि टी हुज फादर इज w T इज वाइफ ऑफ p। T जिसका फादर W है वो P की वाइफ है। T whose फादर, तो हु मतलब जो पीछे जो लिखा है T whose फादर इज W, तो T का फादर कौन है? W, और फिर देखो कॉमा, इज वाइफ ऑफ P, तो P किसकी वाइफ हुई? T की। यानी ये दोनों रिलेशन T के टर्म में दिए, हुज फादर इज W, कॉमा इज वाइफ ऑफ P। ये अब थोड़े तुम्हें ध्यान देने पड़ेंगे इंग्लिश में कि सेंटेंस जब मिलाते हैं तो अगर कॉमा लगा देते हैं तो सब्जेक्ट जो होता है वो सेम रहता है, टी के बारे में ही बात हो रही है। अगर हाँ जैसे सर, ये कहीं पहले पे लिखा है टी के टी, फादर का रिलेशन, बाद में अगर ऐसे लिखा है टी टी के ईट्स हस्बैंड। एप्पल, ईट मैंगो, ऐसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है, कॉमा लिखा हुआ है, तो कॉमा मतलब हमारे जो टी जो सब्जेक्ट है उसी के बारे में बात अभी कंटिन्यू है। अगर एंड करके कुछ और लिख देते हैं तो फिर वो ब्रेक हो जाता है। यस सर, समझ गया सर। तो यहाँ जो कॉमा लगा हुआ है अभी यानी टी की ही बात चल रही, तो टी के टी फादर के फादर डब्लू है w और और टी जो उनकी है वाइफ इज p है। वाइफ ऑफ टी, टी की यस वाइफ सर। है टी। हमें यहाँ जेंडर से भी देखो हेल्प मिल रही थी। तो किसके फादर हुए? टी के, टी हुज फादर इज डब्लू। ठीक है, तो डब्लू क्या आ जाएगा? ऊपर जाएगा एक जनरेशन। डब्लू, और फादर है तो प्लस। तो ये हमारा डायग्राम इसमें बन गया। अब देखो पूछा क्या है, हाउ इज यू रिलेटेड विद टी। यू यहाँ है और टी यहाँ है। यू इज ग्रैंडसन। ऑफ टी, यू की रिलेशन बनानी है तो हमें समझ में आ रहा है यू जो है टी से क्या है? दो दो जनरेशन नीचे। जनरेशन नीचे। तो देखो ये ऑप्शन भी गया, ये भी गया, ये भी गया, तो सीधे इसी लेवल से तुमने बता दिया, सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मैंने कहा कि दो जनरेशन गैप है तो ये सब तो हो ही नहीं सकते, तो क्या बन गया? ग्रैंडसन। तो देख भी लो, पी और टी हस्बैंड वाइफ है आपस में, उनकी बेटी क्यू है और भाई वी है, और वी का फिर बेटा यू है, तो ग्रैंडसन हो गया।
T का बेटा V और उसका बेटा U। तो ये लेवल तुम ध्यान रखोगे तो ऑप्शन फॉरन एलिमिनेट कर लिया करो, सोचने में इजी हो जाता है। सारे रिलेशन सोचते रहोगे तो टाइम लगेगा। S related with R, S is here and R is here. S related with R means S is of R. सेम एक ही अरे लेवल क्यू पर का है। हस्बैंड था एस, क्यू का हस्बैंड था ना फिर एस। नहीं एस तो ये है ना, हाँ मतलब क्यू का हस्बैंड है। हाँ तो आर ये हस्बैंड है, ये उसकी वाइफ है, मतलब एक जनरेशन पे। पहले तो बस ये देख लो कि एक जनरेशन पे तो कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं। सन 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 सर। और अंकल, अब दो ऑप्शन तो मैं अब सोच, अंकल में भी तो ऊपर नीचे होता है ना, एक जनरेशन ऊपर होता है अंकल। सर बस ऑप्शन तुम्हें डी ब्रदर। दोनों में से सोचना है कि ब्रदर इन लॉ है या ब्रदर है। एस ब्रदर। नहीं, ये देखो हस्बैंड वाइफ की रिलेशन है। नो सर, ब्रदर इन लॉ होगा सर, ब्रदर मैरिज इन वाला लॉ है ना। भाई आर जो है, आर का भाई था वी और वी की बहन थी क्यू, तो ये आपस में तो हो गए सिबलिंग। हाँ यस सर। लेकिन क्यू का उसके ये हस्बैंड हस्बैंड एस है। करेक्ट है, यस। यस तो सर। ये क्या होगा ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ। तो जैसे बीच में कहीं मैरिज रिलेशन आए समझ जाना इन लॉ वाला आंसर आने वाला है। हाउ इज यस। डब्ल्यू रिलेटेड टू आर। डब्ल्यू रिलेटेड विद आर, देखो डब्ल्यू ऊपर है ग्रैंडफादर। और आर इधर है, तो कितने जनरेशन का गैप है। दो। 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 अब ऑप्शन में देख लेते हैं। अंकल भी नहीं हो सकता, सन भी नहीं हो सकता, ब्रदर भी नहीं हो सकता, सिर्फ आंसर क्या बचा, ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर। बस क्लियर हो गया। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट करना इसलिए हमें हेल्प करता है काफी। ठीक, तो ये आर इसका सन था टी का, सन या डॉटर में से कुछ भी हो सकता है। देखो आर का जेंडर नहीं पता था हमें, यस सर। पूरे क्वेश्चन में देखो ध्यान दो, एक का जेंडर हमें नहीं पता है, वो है आर। तो ये तो क्वेश्चन इसलिए इजी हो गया कि उसने पूछ लिया डब्ल्यू इज रिलेटेड विद आर। अगर ये पूछ लेता हाउ इज आर रिलेटेड टू डब्ल्यू, तो फंसने के चांसेस थे। और ऑप्शन मान लो ऐसे होता, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, एक कोई ऐसी कंफ्यूज करने के लिए दे देते मान लो सन, और डी होता नन ऑफ दीज, या फिर कांट बी डिटरमाइंड। कांट बी डिटरमाइंड, तो ऑप्शन डी ही होता सर आंसर। तो हमें ये ध्यान रखना था कि देखो सारे जेंडर तो हमें पता है, सिर्फ आर का ही नहीं पता था। तो आर के बेस पर डब्ल्यू तो हम बता सकते हैं कि डब्ल्यू ग्रैंडफादर है, क्योंकि डब्ल्यू का हमें पता है जेंडर। लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि आर उसका ग्रैंडसन है या ग्रैंड डॉटर है, क्योंकि आर का जेंडर नहीं पता है। क्लियर ये पॉइंट। तो यहाँ थोड़ा सा यस ट्रिकी सर। बना यस देते सर। हैं, तो आर की रिलेशन पूछ लेते डब्ल्यू से। चलो 22 पर आते हैं। ये है कोडेड वाला टाइप 3। तो टाइप 1 हो गए जम्बल्ड वाले, टाइप 2 पजल वाले, और टाइप 3 दिस इज a plus b means a is son of b, a minus b this मतलब a cross b this, which of the following represent p is, ओ यार, मैटरनल अंकल ऑफ q। कौन सा ऑप्शन बता रहा है p इज मैटरनल अंकल ऑफ q। तो देखो ये कौन सा ऑप्शन बता रहा है, तो फिर हमें ऑप्शन वाइज ही जाना है, उसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो आपको ऑप्शन वाइज ही चलना पड़ेगा।
ऑप्शन ए ट्राई करो, उससे आ गया आंसर तो ठीक है, फिर बी पर आओ, बी से भी नहीं आया तो सी पर आओ, इन सबसे भी नहीं आ रहा तो डी होगा, उसे ट्राई करने की जरूरत नहीं। तो देखो P इज मैटरनल अंकल ऑफ Q। तो हम जब डायग्राम बनाएंगे तो देखो R क्रॉस P, R क्रॉस P का क्या मतलब है, क्रॉस ये रहा, A इज ब्रदर ऑफ B, ब्रदर, तो यस सर, कौन किसका ब्रदर है, ये बी इज ब्रदर ऑफ बी। बी का R ब्रदर क्रॉस है, R क्रॉस P का क्या मतलब हुआ, R इज पी का ब्रदर आर है, R इज ब्रदर ऑफ P, पी R इज ब्रदर ऑफ P, तो P है तो P का ब्रदर है R, तो जेंडर किसका पता चला, R का। नेक्स्ट क्या है, P डिवाइड बाई Q, डिवीजन का है ये रहा, प्लस माइनस, ओ ये टाइपिंग में इक्वल हो गया, यस सर, ये इसलिए देखो मैंने फिर छोटी, छोड़ ही दिया, मुझे फिर समझ में ये नहीं आया स्कूल में। नहीं सही है, समझ में नहीं आया। A डिवीजन B मींस A इज सिस्टर ऑफ B, तो P डिवीजन Q का मतलब हो गया P इज सिस्टर ऑफ Q, क्यू, P इज सिस्टर ऑफ Q, P इज सिस्टर ऑफ Q। तो इसमें तो हम बता ही नहीं सकते, ये तो ब्रदर सिस्टर वाली रिलेशन चल रही, कोई अंकल तो आया ही नहीं, अंकल के लिए ऊपर नीचे होना चाहिए था, तो ये तो आंसर होगा नहीं, यानी समझ गए, चेक करने की जरूरत नहीं कि ऊपर नीचे, अंकल का मतलब क्या है, जनरेशन का गैप होगा, तो इसमें तो एक ही जनरेशन पे है। बी पर आते हैं, P क्रॉस R, अब क्या है P क्रॉस R, यानी अब हम रीड करेंगे P इज ब्रदर ऑफ R, ऑप्शन बी में आएगा P इज ब्रदर ऑफ R, R का ब्रदर है P, ठीक है, P क्रॉस R है इस बार, एंड देन R डिवाइड बाई Q, R डिवाइड बाई Q मींस R इज सिस्टर ऑफ Q, R इज सिस्टर ऑफ, R इज सिस्टर ऑफ Q, तो यहाँ भी देखो एक ही उस पे चल रहा है, यस सर, तो ये भी नहीं होगा। हाँ थर्ड पे आते हैं फिर, तो ऑप्शन में देखो ऐसे होता है कि करने पड़ जाते हैं, अभी ए बी दोनों चले गए, P प्लस आर डिवाइड बाई Q, P प्लस आर, प्लस कहाँ है ये रहा, तो P और R, P इज द सन ऑफ R, आर, यहाँ में लग रहा है देखो सन की बात आई ना, अब जनरेशन चेंज हुई, यस सर, P इज सन ऑफ R, R का सन है P, जेंडर किसका पता चला, P का, पी पी, का, देन R डिवाइड बाई Q, R डिवाइड बाई Q हो गया R इज सिस्टर ऑफ Q, R इज सिस्टर ऑफ Q। क्यों, क्योंकि सिस्टर आर, अब देखो P इज मैटरनल अंकल ऑफ Q, ये तो उल्टा टाइप का लग रहा है कुछ, Q हो सकता है P तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी गया, मैं पूछा क्या कि P अंकल होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो Q अंकल लग रहा है, तो ये भी नहीं होगा, यस सर, यानी यस सर, आंसर क्या हो जाएगा हमारा दिस, तो आंसर ये होगा इसमें।
तो ऑप्शन वालों में आपको ट्राई करना पड़ सकता है, तो जब भी ऑप्शन का आए तो थोड़ा केयरफुल हो जाना कि टाइम ज्यादा लग सकता है इन क्वेश्चन में। अगर इस तरीके से दिया है ये ज्यादा इजी है, तो ये भी चीज आपको मतलब आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन लेंदी हो सकता है, कौन सा इजी है। तो पहले इजी वाले ही ट्राई करने चाहिए क्वेश्चन। तो इसमें देखो डायरेक्ट रिलेशन दी है, तो बस आपको सीधे एक डायग्राम बनाना है और आंसर आ जाएगा। पिछले में ऑप्शन वाइज थे तो कंफ्यूजन था, ज्यादा टाइम था मतलब लगना। क्या दिया है मैं देखो, माइनस वाली रिलेशन है पहले p माइनस क्यू, ये रहा p और ये रहा q। इसका मतलब p इज द सन ऑफ q। तो क्या होगा, p इज द सन ऑफ q। क्यों? p इज सन ऑफ q, तो q बनाएंगे हम पहले, और q का सन है, पी जेंडर जेंडर प्लस किसका पता चला, p का। q का हमें कुछ नहीं पता अभी। नेक्स्ट क्या है, q क्रॉस r। q क्रॉस r, q क्रॉस r का मतलब है q इज क्यू सिस्टर ऑफ r। सिस्टर ऑफ आर। तो q इज सिस्टर ऑफ r, आर r की सिस्टर है क्यू q। तो r का क्यू जेंडर 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 कितना, माइनस माइनस। माइनस। माइनस और लास्ट क्या बचा, r आर इज प्लस, द डॉटर ऑफ एस। हाँ प्लस तो चलो है ही नहीं, r डिवाइड बाई s। तो r s यानी r इज डॉटर ऑफ s, r इज डॉटर ऑफ s। तो s भी ऊपर आएगा, और r डॉटर है तो r का जेंडर हो गया माइनस। माइनस। माइनस, ये दोनों सिबलिंग है सर, आर और क्यू। नहीं पूछा किसका है, ये देखो बस, हाउ ओके। इज p related to s, p is of s। ग्रैंडसन। p और s, p तो ये रहा और s ये रहा, p is related to s। तो देखो s की डॉटर ये और डॉटर की सिस्टर, यानी दोनों इसकी डॉटर हैं s की, और डॉटर का सन। ओ ऑप्शन भी कंफ्यूजिंग ऑप्शन सी। है ग्रैंड सन भी है और डॉटर सन भी है। तो सर चलो इनमें से क्या तो चूज दोनों ही करेंगे, डी? वैसे तो दोनों सेम है, लेकिन अगर तुम मुझसे इन दोनों में से चूज करने को कहोगे तो मैं डी ज्यादा चूज डॉटर करूंगा क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट उसी फॉर्म में लिखा हुआ है कि ये दो डॉटर थी, इसी डॉटर का वो है, डॉटर सन। वैसे ग्रैंड सन ही है, लेकिन यहाँ एग्जैक्ट ज्यादा क्लोज क्या लग रहा है मुझे, डॉटर सन लग रहा है। यस सर। तो कभी कभी ऐसे ऑप्शन आएंगे एग्जाम में, जामिया में आ जाते हैं, लेकिन जब लगता है कि अरे ये भी सही है ये भी सही है, तो एक तो तरीका ये है कि उसे स्किप ही कर दो, फिर ये सोचो कि बाद में आंसर की में चैलेंज होता है, ये होता है कि मिल जाएंगे नंबर। लेकिन अगर तुम्हें दोनों में से कोई क्लोज ऑप्शन लग रहा है तो उसे टिक कर दो, वो ज्यादा सही होता है। क्योंकि उस केस में क्या होता है, अगर रॉन्ग हुआ क्वेश्चन तो सभी को मार्क्स मिल रहे हैं, फिर तो वो तो सभी के लिए फिर सेम चीज है। लेकिन कभी कभी वो नहीं देते, वो अपने हिसाब से ही आंसर टिक कर लेते हैं, वो कहेंगे नहीं डॉटर सन ही हमारा सही है। तो क्लोज अगर तुम्हें कोई लगे ऑप्शन तो उसे टिक कर दो, वो ज्यादा सही है। अगर कोई भी समझ में नहीं आ रहा कि क्लोज लग ही नहीं रहा, कुछ अजीब सा ही ऑप्शन है, तो फिर स्किप कर देना चाहिए। चलो अब ये देखो, कुछ क्वेश्चन हमारे पुराने टॉपिक के भी थे, तो ये 4-5 क्वेश्चन इसमें भी डाल दिए थे मैंने। ये हर टेस्ट में ऐसे ही रहेगा। अब अगला जब रीजनिंग का टेस्ट होगा तो उसमें ये एनालॉजी सीरीज ऑड वन आउट के क्वेश्चन भी रहेंगे, और कोडिंग डी कोडिंग में ये 1 2 3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। बाकी जो उस वीक में पढ़ेंगे चैप्टर उनके ज्यादा क्वेश्चन। टी इज टू लीव्स एज कॉफी इज टू,
टी की लीव्स के साथ कोई रिलेशन है? कॉफी के साथ क्या बनेगी, कि कौन सा टर्म आना चाहिए? Seeds. सीड्स, गुड। भाई लीव से टी बनती है, सीड से कॉफी बनती है। फैक्ट्रीज Yes, टू sir. प्रोडक्शन, फैक्ट्रीज टू बनाना प्रोडक्शन, फ्रूट, ऑप्शन डी। यहाँ पे पैदा कर रहा है, ये रिलेशन। फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है, स्कूल में एजुकेशन दी जाती है, ज्यादा क्लोज ये है। ज्यादा क्लोज क्या है, ए या डी? A, sir. ए भाई, फैक्ट्री क्योंकि में स्कूल से प्रोडक्शन। एजुकेशन होकर तैयार होते हैं स्टूडेंट्स। हाँ, तो ये ज्यादा क्लोज है फैक्ट्री और प्रोडक्शन। यस सर, क्लोज है। ये गलत हो गया नहीं तुम्हारा क्वेश्चन नजीर, 1.25 गए। एक रॉन्ग आंसर। चलो कोई बात नहीं। 26 ये सीरीज का क्वेश्चन है। 2, 3, 10, 15, 26, 35। क्या लॉजिक लग रहा है नंबर्स देख के? देखो पहले तो हम प्लस का सोच सकते हैं, नंबर ज्यादा बड़े नहीं है, कि भाई 2+1 हुआ होगा, फिर +7 है, फिर +5 है, फिर +11 है, फिर +9 है। और ये तो रैंडम से हो गया, 1, 7, 5, 11, 9। यानी एडिशन वाला तो नहीं है, कुछ और सोचना पड़ेगा। 2, 3, 10, 15, स्क्वायर है सर। 26, 35। यस, इन नंबर को देखो, स्क्वायर्स याद आ रहे हैं। देखो छोटे नंबर में तो थोड़ा आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, लेकिन जैसे आप बड़े नंबर देखोगे कि 36 है, 25 है, 25, 16, अब तुम्हें 9, छोटे में समझ में आता रहेगा। अच्छा, 9, 4। 4, 1। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, एक बार नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं और उसमें +1 कर रहे हैं। नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं और उसमें से -1 कर रहे हैं। यानी 1 स्क्वायर +1, 2, फिर 2 स्क्वायर -1 यानी 3, देन 3 स्क्वायर +1 यानी 10, फिर 4 स्क्वायर -1 15, देन 5 स्क्वायर +1 26, देन 6 स्क्वायर -1 35। अब लास्ट में क्या आएगा, 50, 7 स्क्वायर +1 49, 49 + 1। 50। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी, 50। नेक्स्ट, जीरो। जब भी जीरो आए तो कहीं ना कहीं यानी सब्ट्रैक्शन हुआ है कुछ ना कुछ, तभी जीरो आ रहा है। तो 0, 7, 26, क्वेश्चन मार्क, 124, 215। तो ये बड़े नंबर्स में कहीं ना कहीं हिंट होता है। 124, 215, इसे देख के मुझे तो 125 याद आ रहा है, क्यूब, इसे देख के 216 याद आ रहा है। 16। यस सर, क्यूब है। अब ये क्या है, 6 का क्यूब, ये है 5 का क्यूब। 5 का तो क्या क्यूब। देखो, ये भी क्या क्यूब से कोई रिलेशन है? देखो 27 3 का क्यूब, 8 2 का 2 का क्यूब, क्यूब। और 1 1 क्यूब। यानी सारे क्यूब में से क्या 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 रहा है, 1 माइनस कर दिया है। 1 माइनस कर रहा है। 1 क्यूब -1, 2 क्यूब -1, 3 क्यूब -1। तो यहाँ जो आंसर आएगा ये नंबर होगा 4 क्यूब -1। 37। 4 क्यूब इज 64, ओह -1 सॉरी सर। 63। आंसर इज दिस, ऑप्शन सी, 63 इज द आंसर। तो लॉजिक क्या था, क्यूब्स है और -1, ये सीरीज थी हमारी। 5 क्यूब -1 ये हो जाएगा, 6 क्यूब -1 ये। तो यहाँ जो नंबर है वो क्या है, 4 क्यूब -1, 63।
नेक्स्ट 0 यही लिख लेता हूँ आपकी बार 0 5 22 ये सब वही क्लास वाले क्वेश्चन थे 57 और 116 तो अगर हम इसमें प्लस देखें तो क्या था 5 देन 17 देन 3 और 5 35 एंड देन इसमें कितना प्लस किया 343 और 16 57 तो ऐसे हमें समझ में नहीं आ रहा था हमने फिर इसका देखा कि क्या डिफरेंस है 12 18 59 24 करा था ये क्लास में ध्यान आया कि एक लेवल पे आंसर नहीं था इसका दूसरे लेवल पे जाके हमें सीरीज समझ में आई ये क्या हो रहा है तो +6 करके नंबर ऐड करना पड़ रहा है तो 59 में कितना ऐड होगा +30 यानी कि 89 तो 116 में क्या नंबर ऐड करें 89 तो हमें अगला नंबर मिल जाएगा तो 116 + 89 205 आंसर इज ऑप्शन ए 205 सर ये 30 कहाँ से आ गया? ओ हाँ सर, यस यस, याद आ गया सर। याद आ गई ये ऐसे क्वेश्चन आए थे मैंने बताया भी था कि 2019 जामिया एमबीए में आए थे ऐसे क्वेश्चन तो ये एक लेवल से हमें नहीं दिख रहा था कि क्या लॉजिक बन रहा है हमने कहा कि चलो एक बार और देखें डिफरेंस क्या क्या है इनका तो हमें समझ में आ गया कि कितना नंबर ऐड हो रहा है पिछले नंबर में 12 से शुरू था और 12 में 6 6 था 6 तो यस सर, 59 24 का में 30 कितना ऐड आएगा। करना था हमें 30 30 यानी 116 में 89 ऐड करके आंसर मिलेगा चलो बस लास्ट दो क्वेश्चन ऑड वन आउट के क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 29 A8C क्या लॉजिक हो सकता है D22G H42M F34J तो नंबर्स और इसमें देखो सीरीज मत बनाना फिर से मैं कह रहा हूँ कि कभी कभी जल्दबाजी में हमसे हो जाता है कि हम कह रहे हैं अच्छा 8 से 22 22 से 42 ऐसे सीरीज बना दे A से D ऐसे नहीं ये ऑड वन आउट का क्वेश्चन है सीरीज का नहीं है यानी कोई एक लॉजिक होगा जिसकी वजह से 3 क्वेश्चन आपस में रिलेटेड होंगे एक नहीं होगा उसमें तो ए की अगर मैं पोजीशन लिखूं तो 1 होती है और सी की पोजीशन होती है 3 यस सर। डी की पोजीशन होती है 4 जी की पोजीशन होती है ई एफ जी 7 7 एच की पोजीशन आई जे जे से पहले आ रहा है 8 8 और एम एम एन ओ से दो पहले 13 13 13 एफ की ए बी सी डी ई 6 एफ 6 और जे तो आता ही है उसमें इजॉर्टी में 10 10 अब देखो क्या कोई एक रूल डिफाइन कर पा रहा है जिससे 3 तो एक जैसे हो जाए एक अलग हो जाए ए सी है 1 और 3 और बीच में नंबर है 8 डी जी है 4 और 7 और बीच ऑप्शन में डी। नंबर है ऑप्शन डी यस तो क्या किया हमने 3 और 1 इन दोनों को ऐड किया और 2 से मल्टीप्लाई तो बीच वाला नंबर मिल गया हमें 4 इंटू 2 इज 8 यहाँ पर क्या हुआ 7 और 4 11 इंटू 2 22 13 और 8 21 इंटू 2 तो यहाँ पर क्या नंबर होना चाहिए था 10 और 6 16 इंटू 2
32। 32 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 34 है, तो यही हमारा ऑड वन है, ये डिफरेंट है। लास्ट क्वेश्चन 30, 43, 53, 63, 73, क्या आंसर होगा इसका? क्या डिफरेंट है इसमें? 43, 53, 63, 73। सलमान, कौन सा होगा अलग? समझ नहीं आया सर। नजीर? नहीं पता नजीर? 63 ये कंपोजिट नंबर है, बाकी सारे प्राइम है। दिस इज प्राइम, दिस इज प्राइम, दिस इज प्राइम। नंबर में हमेशा याद रखना, प्राइम कंपोजिट का कहीं ना कहीं लॉजिक यूज हो जाता है। जैसे अल्फाबेट में वोवेल कॉन्सोनेंट का हो जाता है, नंबर्स में प्राइम और कंपोजिट का यूज हो जाता है। तो इसे हमेशा ध्यान में रखो कि कहीं समझ में नहीं आ रहा तो देखो कहीं प्राइम और इसके बेस पे तो नहीं दे दिया कुछ। आ गया याद? अब रहेगा याद ये चीज? यस सर। यस सर। तो लेटर्स होंगे तो वोवेल कंसोनेंट, नंबर्स है तो प्राइम कंपोजिट, ये कहीं भी लॉजिक लग सकता है। तो ये हमारा पूरा टेस्ट था, जो कि मेनली था कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन के लिए। लास्ट में कुछ क्वेश्चन दे दिए थे, एनालॉजी, सीरीज कंप्लीशन और ऑड वन आउट। कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? आज के जो हमने किए उसमें कोई डाउट, कुछ समझना हो, कुछ पूछना हो? नो सर। ब्लड रिलेशन मुझे सर तरफ देखना पड़ेगा। ब्लड रिलेशन ट्रिकी चीज है थोड़ा टाइम लगता है यस इसमें। सर। सर ये मेरा फर्स्ट टाइम है ना, इससे पहले मैंने कभी पढ़ा भी नहीं। बट सर समझ में अभी सब कुछ आया, आपने सारा सॉल्व किया उसमें, मुझे पूरा समझ में आया। वही सर मैंने प्रैक्टिस नहीं ना किया इसलिए नहीं, मैं जो भी। देखो तुम प्रैक्टिस करोगे वही चीज तुम्हारी है, समझो। टीचर तो कुछ भी पढ़ा यस के सर। चला जाए, कुछ नहीं होता है जब तक खुद से नहीं करोगे। जितना तुमने खुद से कर लिया समझो वो तुम्हारा हो गया। जिस टॉपिक को तुम्हें लगेगा ये मैंने खुद से कर लिया, क्वेश्चन हो रहा है, वो तुम एग्जाम में भी कर लोगे। और जिस क्वेश्चन को तुम छोड़ दोगे या नहीं कर पाए, टाइम नहीं मिल पाया, तो उसमें प्रॉब्लम होगी। सिर्फ इस बेस पर कि हमने पढ़ा था उस वक्त करे थे क्वेश्चन, तो करना बहुत मुश्किल होता है। खुद से करते रहोगे तो तुम्हारे दिमाग में बैठते रहेंगे। तो अभी तो खैर हमने क्लासेस शुरू की है, मेन तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना कि अच्छा इस चैप्टर में ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ऐसे सॉल्व, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कोडिंग डिकोडिंग है तो 7-8 टाइप पढ़ ली तो अब तुम्हें आइडिया है कि अच्छा ऐसे होगा तो ऐसे करना है, ऐसे होगा तो ऐसे करना है, वो चीज मेन है। तो क्वेश्चन देख के ही तुम्हारे दिमाग में ये चीज चलनी चाहिए, अच्छा ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है, इसमें ये था, हमने ऐसे ऐसे करा था। वो चीज जितनी जल्दी तुम रिकॉल कर लोगे कि पूरे पेपर में और प्रेशर में एग्जाम के, वही उसी का सिलेक्शन हो जाता है जो इस चीज को कर जाता है। जो घबरा जाता है कि अरे एक पेपर कैसा आ गया, सब भूल गए चीजें, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो चीज करो उसे अच्छे से करो, और ऐसा करो कि एग्जाम का प्रेशर हो, टेस्ट दे रहा हो उसका प्रेशर हो, तो वो चीज रहे दिमाग में। तो कल से हम क्वांट शुरू करेंगे नंबर सिस्टम से, तो कल क्वांट की क्लास होगी, ठीक है? ओके यस सर। सर। ओके, क्लास एंड करते सर हैं। और किसी ने टेस्ट नहीं दिया?
नहीं, रहनुमा ने दिया था, मार्क रहनुमा के ही सबसे ज्यादा मार्क्स थे, आज क्लास नहीं कर पाई, कुछ वजह रही होगी। मेरे तो बहुत कम है सर। कोई नहीं, एक्चुअली ये तो सर अभी मैंने टेस्ट। बायोलॉजी रिलेशन मैंने सर पढ़ा नहीं ना, इसलिए मैंने क्वेश्चन को टच नहीं किया। बाकी कोई जो बात मुझे आ रहे थे वो सब में सारे सही थे। कोई नहीं, अभी सारी गलती माफ है, अभी टाइम है, लेकिन आगे आगे जैसे बढ़ते रहेंगे तो फिर रिवाइज करना, अपना टाइम निकाल के रिवाइज जरूर करो। और जब भी किसी भी बुक से तुम करो, कुछ भी क्वेश्चन कर रहे हो, अगर तुम्हें कभी भी प्रॉब्लम हो, मैंने बता दिया है कि टेलीग्राम चैनल है, उस पर तुम डाल दो। अगर तुम्हारे कोई साथी कोई सॉल्व करके तुम्हें दे देता आंसर, अच्छी बात है। नहीं होता है तो फिर जब हम कभी डाउट क्लास या कोई रिवीजन क्लास या ऐसे करेंगे, तो वो फिर मैं सारे क्वेश्चन एक साथ कर लूंगा, मुझे आइडिया हो जाएगा कि तुम इस क्वेश्चन में फंस गए हो, ऐसा हुआ है। तो पहले खुद से ट्राई करो, नहीं आया तो ग्रुप पे डालो, ग्रुप वाले अगर तुम्हें आंसर दे देते अच्छी बात है, वरना फिर हम कर लेंगे डिस्कस। ठीक है। यस सर। ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं आज की। अल्लाह हाफिज। ओके सर। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज।